हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। अपना आईटीआई का सेकंड ईयर का जो चैप्टर चल रहा था डीसी जनरेटर, आज अपन इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर पार्ट 3 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो पार्ट 2 में कुछ चीज़ें मैं बताना पूरी क्लियर नहीं हो पाई थी। आर्मेचर आर्मेचर के बारे में मैंने बताया था। जो आर्मेचर का डायग्राम है, चित्र है, इसको आर्मेचर के चित्र को अच्छे से बना लेना। तो इसमें आर्मेचर को पूछा जाता है कि आर्मेचर का जो सेट किया जाता है कहाँ पर इसको लगाया जाता है। तो ये अच्छे से आपको ध्यान रखना कि आर्मेचर को शाफ्ट पर लगाया जाता है। पूछ लिया जाए यदि पेपर में कि आर्मेचर को कहाँ लगाया जाता है, तो आर्मेचर को शाफ्ट पर सेट किया जाता है। और आर्मेचर के बारे में दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि आर्मेचर में जो बाइंडिंग की जाती है वो कितने प्रकार की बाइंडिंग की जाती है। तो दो प्रकार की बाइंडिंग की जाएगी आर्मेचर में। एक तो की जाएगी लेप बाइंडिंग, एक की जाएगी वेब बाइंडिंग। ध्यान रखना इस बात का। आर्मेचर में की जाती है ये बाइंडिंग लेप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। तो लेप बाइंडिंग क्यों करते हैं? जब हमें हमें वोल्टेज का मान कम चाहिए, मतलब कम वोल्टेज चाहिए, और करंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, अधिक चाहिए, तब लैप बाइंडिंग करते हैं। और वेब बाइंडिंग कब करते हैं? जब हमें वोल्टेज का मान कैसा चाहिए, अधिक मतलब ज़्यादा, और करंट का मान कैसा चाहिए, कम चाहिए, तब वेब बाइंडिंग की जाती है। तो अच्छे से इसके बारे में इसका चित्र बना लेना और इसको समझ लेना। अब पार्ट 3 में अपन जो डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 के अंदर वो पढ़ेंगे अपन दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। एक चीज और यहाँ पर आप नोट कर लेना इसी के अंदर ही मैं पहले बता देता हूँ कि यदि हमें कम्यूटेटर को जोड़ेंगे तो हमें डीसी सप्लाई प्राप्त होगी, और स्लिप रिंग को जोड़ेंगे तो एसी सप्लाई प्राप्त होती है। पूछ लिया जाए पेपर में कि यदि एक जनरेटर से हमें एसी सप्लाई प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त होगी। ऑप्शन में मिलेगा आपको स्लिप रिंग, बी में मिलेगा कम्यूटेटर। तो आपको स्लिप रिंग पर ध्यान देना है। तो यदि एसी सप्लाई सप्लाई प्राप्त करनी हो तो स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या में एक आर्मेचर में स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है, स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाएगा। स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, एसी सप्लाई प्राप्त करनी है तो क्या स्लिप रिंग यूज करी जाएगी। यदि डीसी सप्लाई प्राप्त करनी है, डीसी सप्लाई प्राप्त करनी हो तब दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक और कोष्टक में लिख लो कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। ये चीज क्लियर। यदि हमें एसी सप्लाई प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे, जनरेटर से अगर हमें एसी सप्लाई प्राप्त करनी है तो स्लिप रिंग, और यदि हमें डीसी सप्लाई प्राप्त करनी है तो दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक हिंदी में बोलते हैं, कम्यूटेटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चीज ध्यान रखना। तो अब पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये अपना क्या है, कम्यूटेटर है, इसी को बोलते हैं दिक् परिवर्तक। इसको क्या बोला जाता है, दिक् परिवर्तक इसको बोला जाता है। कम्यूटेटर इंग्लिश में बोलते हैं, दिक् परिवर्तक हिंदी में बोलते हैं। ये क्या है, बाइंडिंग कॉयल है, ये कम्यूटेटर बार है, और चित्र क्या है, कम्यूटेटर का है। तो पूछा कम्यूटेटर ये बना क्या का होता है,
हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों का, क्या का, हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों का ये बना रहता है, जो काय पर, शाफ्ट पर, मतलब बेकेलाइट के आधार पर, बेकेलाइट के आधार पर, मतलब बेकेलाइट पर इसको कसा जाता है, कम्यूटेटर को बेकेलाइट पर कसा जाएगा। और पूछता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य, जैसे कि जो कम्यूटेटर है इसमें जो सेगमेंट है इनके बीच में कुचालक जो होता है वो क्या भरा जाता है, तो कुचालक जो होता है वो अब्रक या मायका, इसको बोलते हैं मायका, मायका भरा जाता है। तो सबसे इसमें खास बात इंपोर्टेंट इसमें ये कम्यूटेटर में, कि कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य, जो सेगमेंट इसके जो सेगमेंट बने हुए हैं ये इस सेगमेंट के बीच में क्या भरा जाता है, जो कुचालक होता है क्या भरा जाता है, तो अब्रक या मायका। मायका क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मायका या अब्रक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और इसको जो कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में भरा जाता है। और कम्यूटेटर को किस पर कसा जाता है, तो बेकेलाइट पर, बेकेलाइट का एक बेस बना लेते हैं आधार, उस पर उसको कसा जाता है, बेकेलाइट पर, इसको बेकेलाइट पर। और बेकेलाइट किस पर कसते हैं, शाफ्ट पर कसते हैं, शाफ्ट, शाफ्ट जो होती है, शाफ्ट, ये क्या मान के चलो ये शाफ्ट है, इस पर क्या करते हैं, बेकेलाइट लगा देते हैं। बेकेलाइट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है बेकेलाइट, प्लास्टिक टाइप का होता है, जो बल्ब के होल्डर वगैरह बनाए जाते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। ये क्या हो गया, ये वही शाफ्ट, और ये हो गया बेकेलाइट, बेकेलाइट। इसके ऊपर फिर कम्यूटेटर को सेट किया जाता है, इसको, ये कम्यूटेटर को इसके ऊपर सेट किया जाता है। और तो वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शाफ्ट पर बेकेलाइट के आधार पर, मतलब बेकेलाइट पे उस शाफ्ट पर बेकेलाइट लगा दिया, बेकेलाइट के ऊपर कम्यूटेटर को सेट कर दिया, उसमें कम्यूटेटर सेट कर दिया। अब पूछते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में जो भरा जाता है वो क्या भरा जाता है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में मायका या अब्रक भरा जाता है, जो विद्युत का कुचालक होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है कि कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य मायका भरा रहता है। अब क्या है कि इस पर कम्यूटेटर पर जैसे इस तरीके से, ये क्या है, ये ब्रश है, इतना इतना जो हिस्सा है ब्रश है। इस ब्रश के बारे में अभी बताऊंगा कि ब्रश का यूज क्यों किया जा रहा है। तो ये ब्रश है, इसका विशेष ध्यान रखना, ये ब्रश है। तो ब्रश, और यहाँ पर जो ब्रश लगा रहता है, जैसे ये इससे कम्यूटेटर से ब्रश क्या है, टच में है, तो ये घूमता है, तो ये ब्रश में और कम्यूटेटर के बीच में क्या होता है, स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होती है। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए इंटरपोल और कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है, इंटरपोल और कंपनसेटिंग बाइंडिंग की जाती है। ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि स्पार्किंग को कम करने के लिए, ब्रश और कम्यूटेटर के मध्य स्पार्किंग को कम करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग और इंटरपोल किए जाते हैं। तो ये इसके बारे में आपको इतनी जानकारी बता दी है, इसको ध्यान से अच्छे से रखना। मैं आपको इसको नोट करा देता हूं, तो आप उसको समझ लेना अच्छी तरीके से। तो इस चित्र को आप बना लेना, इसकी जो जानकारी है वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। नोट करा देता हूँ इसको। तो ये जो है मैंने इसके बारे में पूरी आपके जानकारी लिख दी है। ये क्या है, कम्यूटेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दिक् परिवर्तक बोलते हैं। तो कम्यूटेटर को शाफ्ट पर बेकेलाइट के आधार पर कसा जाता है, ध्यान रखना। फिर कम्यूटेटर काय का बना होता है, हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों का बना होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य अब्रक मायका, मतलब अब्रक मतलब मायका भरा जाता है। अब्रक जो होता है मायका विद्युत का कुचालक होता है, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि आपस में कुचालक भरते हैं जिससे कि बाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या रहता है, आर्मेचर कॉइल में, जो आर्मेचर की कॉइल होती है, इसमें आर्मेचर, इससे पहले मैंने जो आर्मेचर के बारे में बताया था, आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ को डीसी सप्लाई में परिवर्तित करना होता
है। कम्यूटेटर एवं ब्रश के बीच स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या इंटरपोल एवं कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। क्लियर। तो एक चीज से अच्छे से आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कम्यूटेटर को किसके आधार पर कसा जाता है, तो बैकलाइट के आधार पर, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कम्यूटेटर को कहाँ कसा जाता है, बॉडी के अंदर या शाफ्ट पे, तो शाफ्ट पे कसा जाता है बैकलाइट के आधार पर। फिर पूछेगा कि कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य में, जिस सेगमेंट जो होते हैं इसमें कॉइल फंसाते हैं, उनके बीच में क्या कौन सा कुचालक लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है अब्रक या माइका। कम्यूटेटर जो होता है जो बना काय का होता है, तो जब पूछ लिया जाए तो हार्ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों का बना रहेगा। कम्यूटेटर का इसका मुख्य काम क्या रहता है, कम्यूटेटर का मुख्य कार्य रहता है आर्मेचर की कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ को, जो या आर्मेचर की जो कॉइल है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसको डीसी सप्लाई में परिवर्तित करना होता है। कम्यूटेटर, ये जैसे ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, यहाँ ब्रश लगा रहता है, ये लगा हुआ है यहाँ जो कम्यूटेटर है, ये क्या हुआ है ब्रश लगा हुआ है। तो ये जब घूमता है गोल और ऐसे घूमेगा तो इसके बीच में ब्रश के माध्यम से सप्लाई क्या आती है, बाहर आती है, तो इसके बीच में स्पार्किंग होगी। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए पूछता है कि कम्यूटेटर एवं ब्रश के बीच स्पार्किंग को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंटरपोल का और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये वाला जो भाग है इसका ब्रश, तो ब्रश को पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अपने जो साथी हैं उनको शेयर कर दिया करो, जो आईटीआई की तैयारी आईटीआई में है, सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो उनको शेयर कर दिया करो। और जो आईटीआई जिनने पास कर ली है, कंप्लीट हो गए हैं, तो वो भी इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के पर्पज से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और जो टेक्निकल एग्जाम की जो भर्तियां आती हैं उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि 75 नंबर की जो होती है वो थ्योरी आती है। तो अब बात करते हैं अगला इसका जो भाग है, भाग पढ़ रहे थे, चौथा भाग दिक् परिवर्तन हो गया, अब हो गया इसका अगला भाग कौन सा, ब्रश। तो ब्रश के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज आप इसमें ये ध्यान देना कि आप डीसी मशीन और डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, अगर वो डीसी मशीन की बात आ जाए, डीसी मशीन, तो समझ लेना ये डीसी मोटर भी हो सकती है और डीसी जनरेटर भी हो सकता है। ये जो अपन पार्ट पढ़ रहे हैं यही पार्ट सेम टू सेम डीसी मोटर में मिलेंगे, तो भाई ये पार्ट पढ़ाए नहीं जाएंगे डीसी मोटर के अंदर, क्योंकि भाग वही की वही सेम रहते हैं। ब्रश के बारे में पढ़ते हैं आप। अब बात करते हैं कि ब्रश के बारे में अपन कुछ चीजें हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है, तो वो अपन कवर करेंगे। थोड़ा कैमरा साफ कर रहे थे। तो ब्रश के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें जानकारी है। ये क्या है, एक कम्यूटेटर जो अभी चित्र यहाँ पर बना हुआ था, तो वो मैंने एक थोड़ा सा 1 मीटर गया था, ये चित्र मैंने यहाँ बना दिया थोड़ा सा समझने के लिए। ये क्या है, अपना कम्यूटेटर है, ये क्या है कम्यूटेटर है, और ये क्या है, ये ब्रश लगे हुए हैं ब्रश। तो ब्रश जो होते हैं वो काय के बने होते हैं, ब्रश जो बने होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, ध्यान रखना। जो ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। और यदि ये पूछ लिया है कि बड़े डीसी जनरेटर होते हैं उनमें जो ब्रश बनाए जाते हैं वो काय के बनाए जाते हैं, तो बड़े डीसी जनरेटर में जो ब्रश बनाए जाते हैं वो तांबा प्लस कार्बन दोनों के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ब्रश जो होते हैं जनरेटर के अंदर वो काय के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और बड़े डीसी जनरेटर जो होते हैं उनके जो ब्रश बने होते हैं वो तांबे के प्लस कार्बन दोनों की मिश्र धातु के मिलकर, दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ब्रश जो कार्बन के जो होते हैं वो क्या होते हैं, नरम होते हैं, नरम, और स्वयं लुब्रिकेटिंग होते हैं, मतलब ऑयली होते हैं, हल्के से ऑयली है। तो अब बात दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन के ब्रश ही क्यों लिए, क्यों और दूसरी के क्यों नहीं लिए। कार्बन के ब्रश इसलिए देते हैं, मान के चलो ये जो कम्यूटेटर है शाफ्ट पर कसा हुआ, जनरेटर का शाफ्ट घूमेगी तो ये कम्यूटेटर घूमेगा, तो वो ब्रश इससे बिल्कुल चिपके हुए हैं, घिसे हुए हैं, इससे बिल्कुल चिपके हैं, तो ये घूमेगा। तो क्या है, अगर किसी अन्य धातु के ब्रश अपन ने ले लिए, पीतल वीतल के ले लिए, तो ये क्या है, कम्यूटेटर घिस जाएगा, कम्यूटेटर घिस जाएगा तो पूरा खराब हो जाएगा।
और ब्रश जो है कि ब्रश एक ऐसी चीज है कि जो कार्बन एक ऐसी चीज है कि कार्बन क्या है कि ब्रश खुद घिस जाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके वो घिसते चले जाएंगे, लेकिन ये कम्यूटेटर शेप बच जाएगा। तो ब्रश तो जो है कि मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, 150, 200, 500 रुपए तक के, 1000 रुपए तक के, लेकिन कम्यूटेटर जो है 150 रुपए के मिल जाते हैं ज़्यादा छोटे मोटे। कम्यूटेटर जो है वो पूरा मशीन ही खराब कर देगा, पूरा जनरेटर ही खराब कर देगा अगर वो घिस गया तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, जो ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। और कार्बन के साथ साथ पूछता है कि जो ब्रश का जो ताप गुणांक होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कैसा होता है, तो एनटीसी होता है। ताप गुणांक ब्रश का कैसा होता है, एनटीसी। एनटीसी मतलब कैसा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ध्यान रखना इस चीज को। मतलब क्या है, ऋणात्मक ताप गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक ताप गुणांक। ऋणात्मक ताप गुणांक कैसा, जैसे जैसे ये घूमेगा कंप्यूटर, तो ब्रश इससे चिपके हुए हैं, तो ब्रश घिसेंगे घिसेंगे तो ब्रश क्या होगा, गर्म होगा, मतलब ब्रश का क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझे ना बात को, ब्रश का जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, घटेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं एनटीसी, मतलब ऋणात्मक ताप गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब ऋणात्मक ताप गुणांक। जैसे जैसे ब्रश का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम हुआ तो क्या होगा, करंट बाहर निकलेगा। और ब्रश का मुख्य काम क्या रहता है कि ब्रश के द्वारा ही करंट को बाहरी सर्किट में भेजा जाता है, सप्लाई को बाहर के सर्किट में। जैसे लाइट की फिटिंग है, टेंट की जो लाइट लगी हुई है शादी पार्टी में, तो जनरेटर चल रहा है, तो जो ब्रश के माध्यम से ही बाहर का जो पूरे टेंट के अंदर लाइट की फिटिंग है, तो उसको बोलेंगे क्या, सर्किट बोलेंगे, बाहरी सर्किट। तो ब्रश के द्वारा ही बाहरी सर्किट में सप्लाई को भेजा जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और ब्रश के द्वारा जो करंट बाहर निकला जाता है, तो पूछता है कि धारा घनत्व के बारे में पूछ लेता है कि ब्रश का, कार्बन ब्रशों का धारा घनत्व कितना आता है, मतलब धारा जो बाहर निकलती है वो कितने घनी निकलती है। धारा घनत्व मतलब उसका घनत्व कितना रहता है, तो उसका रहता है 5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति स्क्वायर मीटर, प्रति स्क्वायर मीटर, तो प्रति स्क्वायर मीटर ये इतनी धारा बाहर निकलती है, मतलब 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर मीटर, धारा बाहर निकलती है। तो इस ब्रश के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, और इस जानकारी को मैं नोट कर देता हूं आपको, तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो जानकारी है मैंने आपके सामने लिख दी है कि ब्रश जो होते हैं ये कार्बन के बने होते हैं। पहला पॉइंट, बड़े डीसी जनरेटर के ब्रश तांबा और कार्बन के मिश्रण के बनाए जाते हैं। कार्बन के बने ब्रश नरम होते हैं जो खुद घिस जाएंगे, लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देंगे, क्योंकि कम्यूटेटर घिस गया तो नुकसान हो जाएगा। ब्रश तो जो है कि मार्केट से दूसरे मिल जाएंगे, चेंज कर दो, सस्ते मिल जाते हैं। ब्रश के द्वारा ही करंट को बाहरी सर्किट में भेजा जाता है। जो जनरेटर के अंदर से जो कम्यूटेटर में जो सप्लाई मिल रही है वो बाहर उजाले के लिए, उपयोग के लिए अपन ब्रश के माध्यम से ही बाहर ले आते हैं, यहाँ से सप्लाई बाहर भेजा जाती है। अब यहाँ से उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रशों को कहाँ रखा जाता है, जो चुंबकीय उदासीन अक्ष के पर रखा जाता है, मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस या चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखा जाएगा ब्रशों को। ब्रश का जो ताप गुणांक होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर, ताप गुणांक को बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि यदि ब्रश का तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा, घटेगा। ये चीज अच्छे से ये ध्यान रखना है। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि ब्रश जो होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया जाए नॉर्मल, अगर ऐसे पूछे कि जनरेटर के अंदर जो ब्रश बनाए जाते हैं वो क्या के बनाए जाते हैं, कार्बन के बनाए जाते हैं। अगर वो स्पेशली नाम दे के पूछ ले कि बड़े डीसी जनरेटर के ब्रश क्या के बनाए जाते हैं, ऑप्शन में कार्बन मिल जाए
और बी में मिल जाएगा, नाम देके पूछ रहा पर्सनली बड़े डीसी जनरेटर के, तब तो फिर आपको तांबा और कार्बन के मिश्रण के लगाना पड़ेगा। और नॉर्मल अगर वो पूछ ले कि जनरेटर के जो ब्रश होते हैं वो काय के बने होते, तो आपको कार्बन लगाना पड़ेगा। बात ध्यान देना थोड़ा सा, नॉर्मल अगर पूछे जनरेटर के अंदर जो ब्रश होते हैं वो काय के बने होते हैं, तो कार्बन लगाना पड़ेगा। भले ही ये दिया ऑप्शन है लेकिन आपको कार्बन लगाना पड़ेगा। अगर पर्सनली नाम लेके पूछ ले कि बड़े डीसी जनरेटर के ब्रश काय के बने होते हैं, तो जे भी दिया हो तो जे भी दिया हो तो आपको जे लगाना पड़ेगा। फिर तांबा और कार्बन के मिश्रण के बनाए जाते हैं। तो कार्बन के बड़े ब्रश पूछता है कैसे होते हैं, नरम होते हैं, जो खुद घिस जाएंगे, वो नहीं घिसने देंगे, कम्यूटेटर को घिसने नहीं देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जनरेटर के अंदर बाहर जो सप्लाई भेजी जाती है, जनरेटर से प्राप्त सप्लाई को बाहर के सर्किट में भेजी जाती है, तो वो काय के माध्यम से भेजी जाती है, तो ब्रश के माध्यम से ही, ब्रश के द्वारा ही करंट को बाहरी सर्किट में भेजा जाता है। अब ये क्वेश्चन ये हो रहा है यहाँ से खास, जे खासकर टेक्निकल एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन अच्छा है कि उच्चतम क्षमता प्राप्त करनी, मतलब अच्छी सप्लाई प्राप्त करनी है, पावर क्षमता अच्छी प्राप्त करनी है, तो जो ब्रश को कम्यूटेटर पे कहाँ लगाया जाएगा, चुंबकीय अक्ष पर लगाया जाएगा कि चुंबकीय उदासीन अक्ष पर लगाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए जो कार्बन के जो ब्रश हैं वो चुंबकीय उदासीन अक्ष पर रखा जाता है, चुंबकीय मैग्नेट न्यूट्रल एक्सिस पर रखा जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा कि ब्रश का जो ताप गुणांक होता है वो कैसा होता है कार्बनिक ब्रश का, तो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो ये वीडियो में इसके जो पार्ट थे, भाग थे, वो खत्म हो गए हैं। अब इसका ईएमएफ समीकरण अपन पढ़ते हैं, जो जनरेटर का ईएमएफ समीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ समीकरण होता है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर मतलब क्या होता है, जनरेटर, आपको जनरेटर भी मिलेगा, जनरेटर भी मिल सकता है। ईएमएफ समीकरण मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल का समीकरण। इसका सूत्र बहुत पूछा जाता है पेपर में कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का, विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है, मतलब समीकरण है सूत्र। तो ई बराबर जो होता है उसका सूत्र, समीकरण का सूत्र ई बराबर फाई जेड एन एन बटे 60, यहाँ से पी बटा ए। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना कि जे जनरेटर के अंदर ईएमएफ समीकरण ज्ञात करने का सूत्र है, आपको ये एग्जाम में बहुत बार मिलेगा देखने के लिए, और या फिर इस तरीके से नहीं मिलेगा तो या इस तरीके से मिलेगा आपको। ई बराबर फाई जेड एन, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पी हो जाएगा, बटे में 60 ए हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्या, बोल्ट, क्योंकि ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। तो या तो आपको इस कंडीशन में सूत्र मिलेगा, इस कंडीशन में, या आपको इस कंडीशन में सूत्र मिलेगा। तो जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ ज्ञात करने का जो समीकरण का जो सूत्र है वो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि डीसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ समीकरण ज्ञात करने का सूत्र ये है, तो यहाँ लिख लो, यह है डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है, यह डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, यहाँ डीसी जनरेटर में यहाँ लिख लेना उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र। तो क्या है, E बराबर फाई जेड एन अपन 60 इंटू पी बटा ए, या फिर E बराबर हो जाएगा जेड फाई जेड एन पी बटे 60 ए वोल्ट। हमेशा ईएमएफ का मात्रक वोल्ट होता है, जिस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ से कौन सी चीज क्या होती है वो जरूर पूछ लेता है, तो ये तो क्या हो गया, ईएमएफ समीकरण का सूत्र हो गया अच्छे से। आप ऑप्शन में आपको देगा कैसे जनरेटर का ईएमएफ समीकरण का सूत्र क्या है, तो ये एक ऑप्शन में तो जो 60 ए ऊपर रख देगा, ये वाली वैल्यू
नीचे रख देगा। बी में दे देगा इसमें से कोई एक चीज हटा देगा, पी हटा दे या एन हटा दे। सी में दे देगा, सी में कोई चीज जेड हटा सकता है तो वो, और डी में दे देगा इसमें 60 हटा देगा, ए दे देगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा इस तरीके से। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से पूछा जाएगा ई क्या है, तो ई के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ई जो है वो क्या है। तो ई क्या है, जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ई क्या है, जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल। जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल शॉर्ट में ऐसे आ जाता पेपर में, तो आप घबरा मत जाना। विद्युत वाहक बल ऐसे आ जाता है। ये क्या है, जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल। काय में आएगा, वोल्ट में, ध्यान रखना वोल्ट में, क्योंकि इसका मात्रक ही क्या है, वोल्ट है। अब आता है फाई क्या है, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स। फाई क्या है, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स। फ्लक्स काय में आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर में। पूछ लेता है कभी कि फाई जनरेटर में जो फाई है वो क्या है, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स ए में देगा, बी में देगा जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, सी में दे देगा आर्मेचर की घूर्णन गति। तो आपको पहचानना पड़ेगा फाई क्या है। फिर आता है जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या। जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या। ये भी आपको ध्यान रखना है, जेड यहाँ पर जो है आर्मेचर चालकों की संख्या। संख्या की कोई वो नहीं आती, संख्या की कोई यूनिट नहीं होती। एन क्या है, आर्मेचर की घूर्णन गति। एन क्या है, आर्मेचर की घूर्णन गति, मतलब कितनी स्पीड से आर्मेचर घूम रहा है। तो वो काय में आती है, आरपीएम में। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। घूर्णन गति हमेशा आरपीएम में आती है, राउंड पर मिनट। ध्यान रखना, आर्मेचर की घूर्णन गति काय में आएगी, आरपीएम में, राउंड पर मिनट। आपने कभी थ्रेसर पे लिखा होगा 750 आरपीएम, तो हर जनरेटर की या मोटर की पंखी की उस पर बॉडी पर लिखा रहता है आरपीएम, कितने आरपीएम, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। एन क्या है, आरपीएम। पी क्या है, पोलों की संख्या। बराबर लगा लेना बीच में चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्या है, पोलों की संख्या। पी पोलों की संख्या हो गई। ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या, ये ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ समीकरण का सूत्र क्या है, ई बराबर, इसको फाई बोला जाता है, फाई। क्या बोला जाता है, फाई। ध्यान रखना, इसको फाई बोला जाता है। तो फाई जेड एन बटे 60 इंटू पी बटा ए, या फिर इस तरीके से मिलेगा, इसका गुणा इसी में कर देते हैं, तो फाई जेड एन पी अपन 60 ए, और क्या में आएगा, वोल्ट में, क्योंकि ईएमएफ का मात्रक वोल्ट है। तो ई क्या है यहाँ पर, जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या में आएगा, वोल्ट में। और फाई क्या है, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, मैंने चुंबक के चैप्टर में पढ़ाया था। जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या। एन क्या है, आर्मेचर की घूर्णन गति, क्या में आएगी, आरपीएम में। पी क्या है, पोलों की संख्या। तो एक एक चीज का पता होना चाहिए, पेपर में आपसे पूछेगा एक डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ में जो क्या एन है वो क्या है। ऑप्शन ए में देगा पोलों की संख्या, बी में देगा आर्मेचर की घूर्णन गति, सी में देगा आर्मेचर चालकों की संख्या, डी में देगा प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी क्या चाहिए। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है।
तो जनरेटर का जो ईएमएफ समीकरण हो गया। इसको अच्छे से नोट कर लेना और जितना वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं उनको पढ़ते जाओ। अब मैं प्रॉपर रोज का एक वीडियो या एक दो पार्ट आपको अपलोड करता रहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही अपने सब्सक्राइबर या थोड़े से बढ़ जाएंगे तो अपन लाइव आने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और है, अब अगले वीडियो में, अब अगले पार्ट में जो अपन पढ़ेंगे, अभी जो पार्ट 3 कवर हो गया, पार्ट चौथा पढ़ेंगे, तो उसके अंदर अब अपन डीसी जनरेटरों का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, तो अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।